हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। अलग अलग टेस्ट होते हैं, उन सभी टेस्ट के बारे में डेप्थ में यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। बट उसके पहले सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दे देते हैं कि भैया कौन कौन से 4 टेस्ट यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए किए जा सकते हैं। तो जो पहला टेस्ट का नाम है दैट इज अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, जो कि जनरली प्रेफर नहीं किया जाता है। सेकंड जो टेस्ट है दैट इज अ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, या फिर 3 पॉइंट टेस्ट भी बोला जाता है, 3 पॉइंट लोड टेस्ट भी बोला जाता है। तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है दैट इज योर सिलेंडर स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। और जो चौथा टेस्ट है यहाँ पर दैट इज योर रिंग टेस्ट, सो दैट इज रिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये टोटल 4 टेस्ट हैं। ये चारों टेस्ट के बारे में इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, एक्चुअली यूज़ इसलिए नहीं किया जाता बिकॉज इसमें आपको कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सबसे पहले ये डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल पे बात कर रहा हूँ, एक तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, दूसरा होता है हमारा क्या, दैट इज योर टेंसाइल स्ट्रेस। लेट अस सपोज ये हमारे कंक्रीट का एक बार है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पे लगने वाला जो स्ट्रेस है दैट इज टेंसाइल, इसका मतलब लोड लग रहा होगा कुछ इस तरह से बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगा किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे कट करने पर वो स्ट्रेस कैसा रहेगा। लेट अस सपोज यहाँ पर आपने कट करा तो इधर जो स्ट्रेस होगा वो कैसा रहेगा, दैट विल बी टेंसाइल। लेकिन देखिए अच्छा, इस स्ट्रेस को बोल देता हूं FDT, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस है, इसलिए सिंपली हमने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में लिख दिया है DT। बट अगर मैं ये टेस्ट कर रहा हूं, है ना, तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहली बात तो FDT की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी P अपॉन एरिया। व्हाट इज A इज नथिंग बट दैट इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक जिस पे भी आपने लोड अप्लाई करा है। बट दिस शुड बी यूनिफॉर्म, दिस शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब जो मैं बोल रहा हूं कि जो हमारा स्ट्रेस है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब हर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इस पूरे एरिया में जो स्ट्रेस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक लोकेशन पर स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट रहे। इसीलिए हम जनरली ये जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है वो प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दैट योर स्ट्रेस इज नॉट यूनिफॉर्म, hence this test is generally not used, क्योंकि भैया अगर आपका स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली बात है पूरे के पूरे एरिया पे जो आपका स्ट्रेस है वो कांस्टेंट आना चाहिए, है ना। तो आई होप शायद क्लियरली बात समझ में आई है कि भैया हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम लोग जो स्ट्रेस है वो कांस्टेंट कर पाए, यूनिफॉर्म रख पाए, इसलिए हम लोग ये मेथड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड का नाम देख लेते हैं, दैट इज योर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इवन हमारे IS कोड में इसी की वैल्यूज दी गई है। इसीलिए हम लोग कई बार क्या बोल देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ की जगह हम लोग बोल देते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोल देते हैं। रीजन इज दैट कि एक्चुअली जब हम लोग फ्लेक्सुरल बोल रहे हैं ना, तो फ्लेक्सुरल का मतलब होता है बेंडिंग। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग जो टेंशन जनरेट करवाते हैं दैट इज ड्यू टू द बेंडिंग इफेक्ट। ठीक है, एंड इसी पर्टिकुलर मेथड को कई बार बुला लिया जाता है एज थर्ड पॉइंट लोडिंग मेथड। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट लोडिंग मेथड की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो देखिए इस पर्टिकुलर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अ सेक्शन ऑफ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट
is present in a concrete beam. In a concrete beam एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है अपने बीम का जहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ड्यू टू विच टेंसाइल स्ट्रेस इज डेवलप्ड, टेंसाइल स्ट्रेस इज डेवलप्ड and cracks form. ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि यहां पर हम लोग बेंडिंग करवाएंगे, लेकिन बेंडिंग करवाएंगे किसकी, एक बीम की करवाएंगे, है ना। तो अब बीम जो मैं बोल रहा हूं, बीम की साइज भी पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहां पर हम लोग जो साइज ऑफ एग्रीगेट लेते हैं, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट जो हमारे कंक्रीट में है, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट जो हमारे कंक्रीट में है, इसी के हिसाब से हमारा साइज ऑफ स्पेसिमेन, साइज ऑफ स्पेसिमेन बोल दो या फिर साइज ऑफ बीम बोल दो, वो चेंज होता है ना। अगर बड़े बड़े एग्रीगेट्स है तो फिर साइज ऑफ आपका स्पेसिमेन बढ़ा लिया जा सकता है। जैसे अगर लेट अस सपोज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी 20 mm आपका मैक्सिमम नॉमिनल साइज है एग्रीगेट का, तो उसमें आप 150 क्रॉस 150 mm का तो आपका होता है क्रॉस सेक्शन। इसके अलावा इसकी जो लेंथ होती है दैट इज ऑफ 700 mm। तो बीम है, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और हाइट ये आपको पता होनी चाहिए। तो जब मैं बोल रहा हूँ 150 क्रॉस 150 उसका क्रॉस सेक्शन है, तो समझ में आ गया होगा कि जो विड्थ और हाइट है दैट इज 150 एंड 150। बट अगर लेस देन 20 mm साइज है आपके एग्रीगेट्स की, तो फिर वहां पर आप जो यूज करते हो दैट इज ऑफ 100 क्रॉस 500 mm। ठीक है, तो ये एक्चुअली साइज ऑफ स्पेसिमेन है। हो सकता है कभी आपको यही पूछ लिया जाए, है ना। अब जब मैंने ये चीज बोली आप लोगों को कि भैया यार हमारा ये स्पेसिफिकेशन जो IS कोड के हिसाब से है, तो भैया ये भी ध्यान रख लीजिए दैट इज अकॉर्डिंग टू IS 516 कोड। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए भैया कि कौन से कोड के हिसाब से ये वैल्यूज हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। इस टेबल को थोड़ा सा छोटा कर देते, इतने बड़े टेबल की जरूरत नहीं है हमें तो क्या करना है, हमें सिर्फ ये वैल्यूज याद रखनी है। तो वैल्यूज तो आराम से छोटे टेबल में भी याद रह जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है, इस टेस्ट का जो हमारा सेटअप होता है वो कैसा होता है। सबसे पहला ये डायग्राम देख लेते हैं, बिकॉज इसमें हम लोग बेंडिंग मोमेंट वगैरह देखेंगे। और ये है एक्चुअली फोटो जो कि सिंपली ये टेस्ट करवाते दौरान की फोटो है, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी यहाँ पर रिजेम्बलेंस मिल जाए जो बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं उसकी। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये जो खैर डायग्राम है ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। इसकी जगह हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो एक सिंगल पॉइंट से ना करते हुए कई बार हम लोग 4 पॉइंट का यूज़ करते हैं। 4 पॉइंट का मतलब क्या होता है, 4 पॉइंट का मतलब होता है सिंपली कि ये जो पर्टिकुलर लोड है आपने एक पर्टिकुलर प्लेट पे अप्लाई करा, और इस पर्टिकुलर प्लेट पे अप्लाई करने के बाद यहाँ हमारे पास रोलर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर प्लेट रेस्ट कर रही होती है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि कुछ इस तरह से आपने लोड अप्लाई करा है। यहाँ पर अगर लोड P लग रहा है, वैसे तो मैं ये वाला आपको टेस्ट पहले भी बता चुका हूँ, तो यहाँ जो लोड लग रहा होगा एक रोलर के नीचे दैट विल बी P/2, और इधर इस रोलर पे जो लोड आएगा दैट विल बी अगेन P/2। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर रोलर्स हम लोग यूज करते हैं, दीज रोलर्स आर ऑफ 38 mm डायामीटर। ये जो रोलर हम लोग यूज करते हैं इसका साइज क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है आप लोगों को। और जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को बोला कि भैया इस पूरे बीम की जो लेंथ है वो कितनी है, दैट इज ऑफ आइदर 700 mm और 500 mm। तो लेट अस सपोज अभी मैं 700 mm के लिए डायग्राम यहाँ पर आपको लेबल करके बताता हूँ वैल्यूज। तो ये जो पर्टिकुलर नीचे वाला रोलर है, सपोर्ट है, इसका जो डिस्टेंस होता है दैट इज 50 mm फ्रॉम द एज ऑफ द बीम। तो ऑब्वियस सी बात है जो बीच का पोर्शन बच गया दैट विल बी ऑफ 600 mm। ठीक है, लेकिन अगर लेट अस सपोज कि ये जो टोटल लेंथ होती वो 500 mm होती, जैसा कि सेकंड केस में देखने को मिल रहा है, तो अगेन ये भी जो डिस्टेंस है ये 50 और 50 होता, तो बीच का जो पोर्शन होता वो कितना बच जाता, दैट विल बी 500 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू बी 400 mm। अब ध्यान से देखिएगा जो लोड लग रहा है वो यहां लग रहा है। ठीक है, यहां लग रहा है।
तो ये जो पर्टिकुलर लोड लगता है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ L/3, मतलब ये डिस्टेंस L/3 होगा, ये डिस्टेंस भी L/3 होगा और ये डिस्टेंस भी आपका L/3 होगा। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं यहां बात कर रहा हूं तो लोड 600/3 बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है 200 mm डिस्टेंस पे यहां पर एक लोड लग रहा होगा, फिर अगेन यहां से 200 mm पे लोड लग रहा होगा और अगेन यहां से 200 mm पे एक लोड अपना सपोर्ट मिल जाएगा। सो इसका मतलब यहाँ पर L/3 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 तीन पार्ट में हमारा जो स्पेसिमेन है वो डिवाइड हुआ है और वहां पर लोड लग रहा है या सपोर्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये जो पर्टिकुलर हमारा स्पेसिमेन है इसको आप कास्ट करते हो, साइज क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया है ना। और जो मोल्ड होता है उसको आप इमर्स करते हो एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 48 आवर्स एंड उस पर धीरे धीरे आप यहाँ पर लोड जो है वो इंक्रीज करते जाते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बोला है कि भैया ये जो पर्टिकुलर केस है, इस केस के लिए आपने बिल्कुल SFD और BMD प्लॉट किया होगा इन योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बिल्कुल ये इसके लिए हम लोगों ने प्लॉटिंग करी है। जो यहाँ पर डायग्राम बनता था हमारा बेंडिंग मोमेंट का वो कुछ इस तरह का बनता था, है ना। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसमें क्या देखने मिलती है हम लोगों को कि भैया एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है। अच्छा, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू बी PL/6 होती है। अब क्योंकि बेंडिंग इक्वेशन जो है M/I इज इक्वल्स टू बी F/Y। अच्छा, यहाँ पर जो F होगा जैसा मैंने आपको बोला कि ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ रप्चर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, है ना, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, तो M की वैल्यू बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है PL/6 है ना। I की वैल्यू क्या होती है हमारे लिए, दैट इज इक्वल्स टू बी BD³/12 होती है फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन, है ना। FCR की वैल्यू निकालनी है और Y क्या होगा, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम मोस्ट फाइबर। तो यहां से हम लोगों को फॉर्मूला मिल जाता है FCR का। वो फॉर्मूला क्या मिलता है, दैट इज इक्वल्स टू बी PL/BD²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल इसके पहले भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, लेकिन अब जो भी पर्टिकुलर लोड पर यहां पर क्रैक डेवलप हुए थे वो लोड आप यहां पर ऑब्जर्व कर लेते हो। ठीक है, तो ऑब्जर्व क्या करते हो कि कितने लोड अप्लाई करने पर आपका फेलियर हुआ है। ठीक है, तो अब उस लोड के हिसाब से आप यहां पर कैलकुलेट करते हो वैल्यू ऑफ FCR। वैसे एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, बट ये फॉर्मूला तब है जब आपका फेलियर यहां हो, इस पर्टिकुलर जोन में हो, इस पर्टिकुलर जोन में हो। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा फॉर्मूला वो मैं बताता हूं, बट उसको थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं यहां पर। तो सपोज अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं जो रिकमेंडेशंस की, वो रिकमेंडेशंस है दैट आर एज पर अगेन IS कोड सेम है, दैट इज IS कोड 516। ठीक है, तो ये टेस्टिंग का जो हमारा कोड है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो पर्टिकुलर क्रैक्स डेवलप हुए हैं, ठीक है, ये जो क्रैक डेवलप हुआ है, लेट अस सपोज दिस इज द सपोर्ट। ठीक है, तो ये सपोर्ट से कितने डिस्टेंस दूरी पर क्रैक डेवलप हो रहा है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज स्मॉल a, है ना। अच्छा, क्रैक लेट अस सपोज यहां डेवलप हुआ तो इसको स्मॉल a बोल देंगे। लेकिन अब बात समझो, लोड लगा है यहां, लोड यहां लग रहा है P/2 और P/2। अच्छा, अगर 700 mm की जो हमारी बीम ले रहे थे तो ये डिस्टेंस था 200 mm, ये डिस्टेंस भी हमारा था 200 mm। ठीक है, फॉर योर 700 mm लेंथ ऑफ बीम। बट अगर मान लीजिए आपने 500 mm की बीम ली है तो 400 का 3 इक्वल पोर्शन में डिवीजन होगा, मतलब ये हो जाएगा 400/3, मतलब 133.33 mm, है ना। जहां लोड लग रहा है वो पॉइंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कहां तक का है, जहां लोड लग रहा है फ्रॉम द सपोर्ट। ठीक है, तो अब अगर ये A की वैल्यू हमारी 133 से ज़्यादा है या फिर 200 mm से ज़्यादा है, तो ये हमारा पहला केस बनता है कि अगर A की वैल्यू जो है वो 200 mm से ज़्यादा है, या फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि A की वैल्यू जो है वो 133 mm से ज़्यादा है। 133 mm कब होगा, जब आप 400 mm की बीम ले रहे हैं। तो उस केस में जो फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ जो क्रैक डेवलप हो रहा है वो आपके यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट वाले केस में हो रहा है, यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट वाले सेक्शन में हो रहा है। तो इस केस में तो आप लोग वही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हो जो इसके पहले मैंने आपको डेराइव करके दिया है।
ठीक है, PL/BD² जो मैंने आपको डेराइव करके दिया है, ठीक है। लेकिन अगर लेट अस सपोज कि A की वैल्यू आपकी 200 mm से कम है और 170 mm से ज्यादा है फॉर द 700 mm ऑफ बीम, एंड अगर 110 mm से ज्यादा है लेकिन 133 से कम है फॉर द 500 mm लेंथ ऑफ बीम, तो उस केस में जो ये FCR है, FCR का फॉर्मूला बन जाता है 3PA/BD², ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी यहां पर याद रख लेना। अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस A? A इज नथिंग बट दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्रैक्स, that is the distance of cracks from support, तो जो भी डिस्टेंस है आपके क्रैक का वो आप ऑब्वियसली बात है यहां पर ऑब्जर्व करे होंगे टेस्ट के दौरान, तो वो डिस्टेंस आप यहां पर A लिख रहे हो। लेकिन अगर लेट अस सपोज A की वैल्यू जो है वो 170 mm से भी छोटी है, या फिर A की वैल्यू जो है वो 110 mm से भी छोटी है फॉर द 500 mm साइज ऑफ बीम, तो उस केस में जो भी आपका टेस्ट है उसको आप डिस्कार्ड कर देते हो, रिजल्ट इज डिस्कार्डेड। तो देखो भैया ये फॉर्मूला तो पूछा ही जाता है ना, लेकिन अगर ये फॉर्मूला पूछा जाता है तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन इस पर भी बनने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको यहां पर बोला था कि भैया IS कोड हमारा यही पर्टिकुलर टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रेफर करता है जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर बुलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड 456 ये जो मॉडुलस ऑफ रप्चर है इसका फॉर्मूला है जो कि 0.7 √ FCK बन जाता है। अच्छा, FCK क्या है? दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और FCR क्या है? दैट इज द मॉडुलस ऑफ रप्चर। अगेन ये बात भी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। चलिए, ये था हमारा सेकंड टेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसपे क्वेश्चंस हमारी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है देखते हैं। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारे पास थर्ड टेस्ट, दैट इज योर सिलेंडर स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बुलाया जाता है, ठीक है। स्प्लिट क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि आप यहां पर जो टेस्ट करते हो उस टेस्ट में आप एक सिलेंडर का यूज कर रहे हो, पहली चीज क्लियर है यहां पर नाम से, और आप सिलेंडर को क्या करवाते हो? स्प्लिट करवाते हो। स्प्लिट कैसे करवाया जाता है वो सुने अब जरा। तो भैया लेट अस सपोज यहां पर ये आपने एक सिलेंडर रख दिया, ठीक है। सिलेंडर की डायमेंशन बताता हूं, बट इस पर्टिकुलर सिलेंडर पे आप क्या करते हो? ये वर्टिकल डायरेक्शन में लोड अप्लाई करते हो। वर्टिकल डायरेक्शन में आप लोड अप्लाई करते हो, यूनिफॉर्म लोड होता है ना। और ऑब्वियसली बात है ये यूनिफॉर्म लोड के कारण क्या देखने को मिलता है कि हमारे सिलेंडर के अंदर क्रैक्स डेवलप हुए हैं, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस आता है और वो टेंसाइल स्ट्रेस के कारण कुछ इस तरह से बीच से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल सेक्शन है और इस पर आपने ऐसे लोड अप्लाई कर दिया तो जो क्रैक है वो यहाँ ऐसे डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अब फिलहाल इसी पर्टिकुलर टेस्ट की बात करते हैं। तो टेस्ट के भी कुछ यहाँ पर डिटेल्स है वो पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो लोड अप्लाई करते हैं ना, वो लोड स्टील प्लेट पर अप्लाई करते हैं। किस पर अप्लाई करते हैं? एक स्टील प्लेट होता है उस पर अप्लाई करते हैं। और स्टील प्लेट के नीचे भाई हम ये नहीं चाहते कि क्रश हो जाए हमारा सिलेंडर, तो इसलिए यहाँ पर स्टील प्लेट के नीचे यूज किया जाता है एक वुडन प्लैंक, ठीक है। तो दिस इज योर वुडन प्लैंक, दिस इज वुडन प्लैंक। अच्छा, जो हमारा ये सिलेंडर है इसकी डायमेंशन क्या होती है? तो दैट इज ऑफ लेंथ ऑफ 300 mm। लेंथ होती है इसकी 300 mm और इसकी जो डायामीटर होता है दैट इज 150 mm, ठीक है। तो अब ये जो वुडन प्लैंक है इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगी? तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहली बात इसकी जो लेंथ होगी वो 300 mm होगी, एज इट इज 25 mm यहां पर होती है इसकी विड्थ और 3 mm होती है इसकी थिकनेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइज ऑफ द प्लैंक। एंड ऑब्वियसली बात है उसके पहले जो ऊपर लग रहा था दैट वाज द स्टील प्लेट, दैट वाज द स्टील प्लेट, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर नीचे से भी लगेगा लोड। तो ऐसा तो है नहीं कि भैया नीचे सपोर्ट नहीं दिया है, तो नीचे भी आपको पहले वुडन प्लैंक देना पड़ेगा एंड नीचे उसके बाद होगा यहाँ पर एक स्टील का सपोर्ट, ठीक है। तो सेम एज इट इज नीचे भी रहेगा एंड नीचे से भी लगेगा स्ट्रेस। तो
ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस जो अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर जैसा मैंने आपको बोला कि भैया लेट अस सपोज दैट दिस इज योर सिलेंड्रिकल सेक्शन, तो इस सेक्शन पर ये मैंने यहाँ पर लगाया है अपना प्लैंक और लोड अप्लाई हो रहा है P, जिस पर क्रैक्स डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों ही तरफ प्लैंक है, ये ऊपर नीचे दोनों ही तरफ प्लैंक दे दिए मैंने। ठीक है, अब सुनिए जरा, लोड अप्लाई हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो अगर इस पर्टिकुलर कंक्रीट में अगर एक छोटा सा भी एलिमेंट में लेता हूं तो उस पर वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्ट कर रहा है सिग्मा वी। ठीक है, सिग्मा वी दोनों ही तरफ से लग रहा है, बट दिस इज कंप्रेसिव। ठीक है, बट जैसा आप जानते हो कि लैटरल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होता है वो अपोजिट नेचर का होता है। मतलब अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर टेंसाइल स्ट्रेस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। अब अगर लेट अस सपोज मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये जो एलिमेंट लिया है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द टॉप। ठीक है, ये कोई रेडियल डिस्टेंस नहीं है, ये सिंपली डिस्टेंस है टॉप से। तो बाकी का बच गया डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम कितना हो जाएगा, दैट विल बी कैपिटल D माइनस H, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इस पर जो भी पर्टिकुलर स्ट्रेसेस है हम उसी के फॉर्मूले लिखने वाले हैं आगे, बट फॉर्मूले के पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो वेरिएशन है स्ट्रेसेस का वो कैसा होता है। तो लेट सपोज मैं ये जो दो लेवल्स है इन दोनों ही लेवल्स को आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो जो आपकी एजेस है मतलब जहाँ पर आपने लोड अप्लाई करा है वहाँ एजेस पे तो आपको कैसा स्ट्रेस देखने को मिलता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस देखने को मिलता है। बट जैसे ही हम लोग एजेस से कुछ डिस्टेंस दूर मूव करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि सेंट्रल पोर्शन में तो टेंसाइल स्ट्रेस है और ये वेरिएशन कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वेरिएशन है इसको चाहो तो आप लोग यहाँ पर एरोज बनाकर भी इंडिकेट कर सकते हो कि भी किस तरह से आपका इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस वेरी कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि एजेस के आसपास तो जो स्ट्रेस है वो है आपका कंप्रेसिव, और सेंट्रल पोर्शन में कैसा है यहाँ पर स्ट्रेस, दैट इज टेंसाइल। अब ये सेंट्रल कितने पोर्शन में टेंसाइल स्ट्रेस होता है, तो दैट इज योर 5/6 टाइम्स ऑफ D। लेकिन एजेस के कितने पोर्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, तो वो बच जाएगा कितना, देखिए ओवरऑल कैपिटल D में से 5/6 को हटा दूंगा तो बचेगा D/6। ठीक है, लेकिन ये D/6 भी क्या होगा, ऊपर और नीचे इक्वली डिवाइड होगा। इसका मतलब कि ये डिस्टेंस क्या बच जाएगा, दैट विल बी D/12 ओनली। इसका मतलब मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, दैट योर D/12 पोर्शन फ्रॉम एजेस is under compression, ये चीज क्लियर है। एंड सेंट्रल 5D/6 पोर्शन इज इन टेंशन। अब देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ के जो टेस्ट है उसमें जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो ये है कि एक्चुअली हम कांस्टेंट टेंशन जनरेट ही नहीं कर पाते हैं अलोंग द होल सेक्शन। यहाँ पर भी ऑब्वियसली बात है, दिख रहा है कि पूरे के पूरे सेक्शन में मेरे को कांस्टेंट टेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ ये जो पर्टिकुलर पोर्शन दिख रहा है, ये सेंट्रल वाला पोर्शन, इस पोर्शन में मेरे को दिख रहा है दैट द टेंशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। जबकि इतना बड़ा पोर्शन में कांस्टेंट टेंशन मुझे इसके पहले वाले टेस्ट में भी देखने को नहीं मिला था, है ना। तो इसका मतलब कि यहां पर ज्यादा पोर्शन में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, कांस्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। सो मैं लिख सकता हूं दैट एज कांस्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस is present in more section. Results of this test will be more closer to actual value। ठीक है, चलिए इतनी बात तो क्लियर। हाँ, यहाँ पर जो हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं वो लोड किस रेट पे अप्लाई किया जाता है वो भी बिल्कुल आप लोग यहाँ पर याद रखना है ना। तो जो लोड अप्लाई किया जाता है, लोडिंग रेट पूछ लिया जा सकता है भैया, कभी कोई भरोसा नहीं कब कौन सी एग्जाम में आप पहुँचो।
है ना। तो लोडिंग रेट भी यहाँ पर याद रख लो, दैट इज 2 न्यूटन पर mm² का आप यहाँ पर लोड इंक्रीज करोगे हर 1 मिनट पर, ठीक है। और कब तक करोगे, टिल फेलियर, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओगे। अच्छा, फेलियर कैसा होगा, तो भाई जो फेलियर होगा वहाँ आपको इस तरह से सेंटर पे क्रैक डेवलप मिलेगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी यहाँ पर बताई है, ठीक है। तो जो क्रैक डेवलप हो गया, आप बोल दोगे कि भैया चलो हमारा फेलियर हो गया, अभी फिलहाल जो भी लोड लग रहा है, लोड, टोटल लोड आप यहाँ पर नोट डाउन कर ले। तो लेट अस सपोज लोड एट फेलियर इज कैपिटल P। तो ये जो कैपिटल P है, इसके बेसिस पे आप यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं एट द टाइम ऑफ फेलियर। क्या फॉर्मूले बन जाते हैं, तो भैया सिग्मा H का जो फॉर्मूला है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है, दैट इज 2P/π/L/d हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल ये फॉर्मूला यहाँ पर याद रखने का है आपको, है ना। वैल्यू यूनिट जो होगी दैट विल बी और न्यूटन पर mm²। इसी को कई बार बोल सकते हो आप एज FST। ST क्यों बोल दिया भैया, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये, ठीक है। बट इसी के अलावा सिग्मा V भी पूछा जा सकता है, पूछने के चांसेस कम होंगे इसके। तो फॉर्मूला जो बनता है वो बिल्कुल यहाँ पर लिख लो, याद ना रह पाए चलेगा एक बार, कैपिटल D² डिवाइडेड बाय स्मॉल r इंटू कैपिटल D माइनस r माइनस 1। सो ये भी एक और फॉर्मूला है। तो ये दो फॉर्मूलेज में से भी अगर मैं बात करूं, तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये इसी को आपको मेनली याद रखना है ना। सेकंड फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो भी चल जाएगा, तो भी क्या होगा, चल जाएगा फॉर्मूला। सेकंड वाला सिग्मा V वाला फॉर्मूला अगर आप ना भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, कुछ कंपैरिजन है। क्या कंपैरिजन है, कंपैरिजन ये बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर जो हमने FST की वैल्यू निकाली है, ये स्प्लिटिंग टेस्ट से जब हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं वो 0.66 टाइम्स होती है FCR की, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात कर देता हूं कि जो आपका डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस था, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 0.55 टाइम्स होती है अपने FCR के, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो आपकी FDT है, मतलब डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है वो सबसे छोटी होती है। फिर कौन सी आती है आपकी स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, और फिर आता है आपका फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसको FCR से आप इंडिकेट यहाँ पर कर देते हो, ठीक है। तो हो सकता है आपको कभी ये पूछ ले कितना % ज़्यादा होता है, कितना % छोटा होता है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, या फिर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है इन तीनों टेंसाइल स्ट्रेंथ में से। तो ऐसे सवाल बिल्कुल आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। अब इसके अलावा हाँ, अगर आपको अभी भी कहीं कुछ डाउट रह गया हो तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक डायग्राम भी बता देता हूँ, फोटो दिखा देता हूँ, एक्चुअली रियल फोटो। तो ये फोटो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी हद तक आपको चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएगी, कैसा वेरिएशन होता है, कैसे लोड अप्लाई होता है, एक्चुअल जो टेस्टिंग मशीन है वो कौन सी है, कैसा यहाँ पर लोडिंग किया जाता है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर फोटो से। तो चलिए अभी फिलहाल इस फोटो को मैं यहाँ पर साइड में रख देता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है रेफरेंस के लिए फोटो भी हो आपके पास तो बेहतर रहेगा। बट जो भी मैंने बातें बताई यहाँ पर दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एंड करता हूँ और मूव करता हूँ टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट मेथड। फोर्थ टेस्ट जो है मेरे पास, फोर्थ टेस्ट इज योर रिंग टेंशन टेस्ट, ठीक है। अब जो रिंग टेंशन टेस्ट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को डायरेक्टली एक रिंग के फॉर्म में ही कास्ट करते हैं। सो यहाँ पर ध्यान रख लेना दैट कंक्रीट इज कास्टेड in the form of a ring, in the form of a ring, and tensile radial stress is applied, ठीक है, यूजिंग अ मशीन। अब वो सेटअप होता कैसा है, तो वो सेटअप समझा देता हूं। मैं क्या समझाऊंगा, बेटर है मैं डायरेक्टली आप लोगों को डायग्राम यहां पर बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज मैंने जब आपको बोला कि कास्ट किया जाता है, तो कास्टिंग कुछ इस तरह की रहती है, समझ में आ रहा है। तो कास्टिंग आपने डायरेक्टली यहां कर ली। अब
ये जो पर्टिकुलर कास्टेड है आपका, ठीक है, ये फाइनली कुछ इस तरह का बन जाता है। दोनों डायग्राम्स अलग अलग सेटअप के हैं, है ना, बट आई होप शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो पर्टिकुलर रिंग है ना, इस रिंग पे यहाँ पर देखो एक ये लगा हुआ है मशीन, ये क्या करती है, ये प्रेशर क्रिएट करती है, और जो आपके रिंग है, ये जो स्टील की रिंग दिख रही है आपको सेंटर में, ये रिंग खुद ही एक्सपैंड करती है फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये रिंग पर कुछ इस तरह से लोड अप्लाई होता है, ठीक है। और ये रिंग चाहती है क्या कि मैं एक्सपैंड कर जाऊं। अब अगर रिंग एक्सपैंड करना चाहती है, अपना डायमीटर इंक्रीज करना चाहती है, तो आपका जो हमारा रिंग ऑफ कंक्रीट दिख रहा है, कंक्रीट पर भी क्या होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं, और ये कंक्रीट ब्लॉक पर कुछ इस तरह के यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रैक कब डेवलप हुए वो वाला आप प्रेशर यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। चलिए, अब आई होप शायद पूरा सेटअप क्लियर है। सेटअप क्लियर है तो मैं उसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने आपको बोला कि जो लोड लग रहा है वो कैसा होता है, रेडियल स्ट्रेस तो होता है, लेकिन भाई क्या करते हो आप, यहाँ पर इक्वल स्ट्रेस अप्लाई होता है हर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, ठीक है। एंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो रिजल्टिंग टेंसाइल स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है ना। वैसे पूछने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ पूछ लिया कभी तो फिर मेरे को बोलो, उससे अच्छा है भैया मैं तो आपको बता देता हूँ, है ना। रिंग टेंसाइल स्ट्रेस इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी PI इंटू R स्क्वायर, R भी कौन सा वाला, इंटरनल रेडियस, ठीक है, R आउटर स्क्वायर माइनस R इनर स्क्वायर इंटू 1 माइनस R आउटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इनर स्क्वायर। तो व्हाट इज RI एंड व्हाट इज RO, ये पता होना चाहिए भैया। देखो RO जैसा मैंने आपको बोला, दैट इज द आउटर रेडियस, व्हाट इज योर RI, दैट इज योर इनर रेडियस, दैट इज द इनर रेडियस, है ना। अच्छा, PI क्या है, तो यहाँ पर PI इज नथिंग बट दैट इज योर अप्लाइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, अप्लाइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भैया सभी डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर ही एक्ट करता है। ऑब्वियस ही बात है, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है ना। आगे इसके अलावा और क्या बच गया यहाँ पर, RI क्लियर है, R नॉट क्लियर है, ठीक है। बाकी FRT तो क्लियर है ही, दैट इज योर रिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ओके, ये जो है, ये जो स्मॉल r है ना, ये r अलग है, सो दिस इज योर स्मॉल r, दैट इज द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर आपको अलग से दिया है तो वो ये होगा, दैट इज द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ फेलियर, जहां पर भी ये क्रैक डेवलप हुआ उस पर्टिकुलर सेक्शन का रेडियस होता है। अगर नहीं है आपके पास तो भी आप आउटर रेडियस भी यहां पर ले सकते हो। सो दिस इज द 4th टेस्ट, एंड बिल्कुल ये चारों के चारों टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 2nd और 3rd टेस्ट था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना। अब रही बात इसके अलावा कि भैया जो हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन लेते हैं फॉर द फेलियर, टेंसाइल स्ट्रेन एट फेलियर, है ना, उसकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन अ रेंज ऑफ .0001 से लेकर .0002 के बीच में। कभी हो सकता है ये छोटा सा पॉइंट भी आपको पूछ लिया जाए, है ना, पूछा जा सकता है। इसी के अलावा ये भी बात ध्यान रख लेना कि भैया जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन लिया जाता है ना, अप टू द फेलियर पॉइंट फॉर द टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं, ठीक है। इसी के अलावा एक और चीज है कि भैया जो आपका यंग्स मॉडुलस था इन द टेंशन is taken equals to be the Young's modulus in the compression। भैया दोनों की वैल्यूज अलग अलग नहीं ली जाती है, इवन फॉर द कंक्रीट, ये भी बात पूछी जा सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर योर टेंशन टेस्ट ऑफ द कंक्रीट। यहाँ पर फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूँ, बट हाँ कंक्रीट के बारे में कुछ छोटा सा पोर्शन अभी और बाकी जिसको आपको स्टडी करना है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।